अभी अंबेडकर जयंती के दौरान मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि इतने भारी पैमाने पे असलहे कैसे ग्रांट हैं उत्तर प्रदेश में। सरेआम तलवारें लहराई जा रही हैं, कट्टे तो मतलब आप देखेंगे तो घर घर पे है। मतलब बात बात पे कट्टे और कारतूस निकल आ रहे हैं। मतलब पुलिस व्यवस्था नाकाम चल रही है कि क्या चल रहा है, मेरे समझ से बाहर है। कि हिंदू राष्ट्र वगैरह तो बाद में लाइएगा, सबसे पहले कानून व्यवस्था सुचारू कर लीजिए तो बेहतर हो। आज की डेट में थाने से लेके तहसील तक अगर एक गरीब की सुनवाई हो जाए तो बड़ी बात है। हर आदमी को जगह जगह प्रताड़ित होना पड़ रहा है, और खासकर जिसके पास पैसा नहीं है। यादव ने गोली चलाई या जिसने भी चलाई, आप समझिए अगर 5 बच्चों ने मिलके एक दलित को जला दिया या कुछ कर दिया, जिंदगी उनकी कटने वाली है जेल में। आप पे हत्या का मुकदमा चलेगा, आपका परिवार ना कोर्ट कचहरी में पैसे देते देते मर जाए। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी उपस्थित हैं महाराष्ट्र से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। साथियों, जहां एक तरफ देश भर में हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो राम राज्य की कल्पना करती है। लेकिन यहीं पर देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में दो ऐसी घटनाएं घटी। एक आज के डेट में घटनाएं घटी जो अम्बेडकर जयंती के दिन, और एक अम्बेडकर जयंती से ठीक पहले ही एक घटना घटी प्रयागराज में, जिसमें देखने को मिला कि शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति को जिस तरह मार मार के उसकी हत्या कर दी गई, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और आज की डेट में एक जो मुद्दा बड़े पैमाने से वायरल हो रहा है, देखिए अम्बेडकर जयंती की, उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने गोली चलाया, फायरिंग किया, उसके कारण एक व्यक्ति की वहां पर एक युवक की गोली लगकर वो अभी गंभीर हालत में है। क्या कहेंगे सर अम्बेडकर जयंती के इन तमाम मुद्दों को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, तो जो अभी अंबेडकर जयंती के दौरान मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि इतने भारी पैमाने पे असलहे कैसे ग्रांट हैं उत्तर प्रदेश में। सरेआम तलवारें लहराई जा रही हैं, कट्टे तो मतलब आप देखेंगे तो घर घर पे है। मतलब बात बात पे कट्टे और कारतूस निकल आ रहे हैं। मतलब पुलिस व्यवस्था नाकाम चल रही है कि क्या चल रहा है, मेरे समझ के बाहर है। छोटी सी बात, वो वीडियो मैंने भी देखा है कि बंदा कट्टा उठा के ला रहा है, गोली सरेआम भर रहा है, फायर कर रहा है। और दूसरी घटना में वो दिख रहा है भाई, अब हर घटना का वीडियो बन रहा है। मतलब इतनी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है, सरेआम चल रहा है कि आप मतलब क्या चल रहा है। ये तभी संभव है जब आप पुलिस व्यवस्था में राजनीति घुसा देंगे। मतलब वो अमुक पार्टी का है, ये दलित है, वो उच्च वर्ग है, ये यादव है, ये करेंगे कानून व्यवस्था संभलने वाली नहीं है। और ये मुखिया को संभालना है ये चीजें, नहीं तो इलेक्शन 27 में है, खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस हिसाब से लाचार व्यवस्था चलती रहेगी। सर एक तरफ देखने को मिलता है हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, वहीं पर देखने को मिल रहा है तमाम ये जो शेड्यूल कास्ट के साथ, जो अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्तियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, तरह तरह के, पर डे एक कोई एक दिन की घटना नहीं है, आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है। कभी अनुसूचित जाति के तमाम ऐसे व्यक्तियों के साथ शोषण होते दिखता है। क्या जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर रखेंगे इनको? इनके साथ तो शोषण, संविधान लागू है, संविधान लागू होने के बावजूद भी इनके साथ इतना शोषण हो रहा है, अम्बेडकर को नहीं पचा पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि देखिए, हिंदू राष्ट्र वगैरह तो बाद में लाइएगा, सबसे पहले कानून व्यवस्था सुचारू कर लीजिए तो बेहतर हो। आज की डेट में थाने से लेके तहसील तक अगर एक गरीब की सुनवाई हो जाए तो बड़ी बात है। हर आदमी को जगह जगह प्रताड़ित होना पड़ रहा है, और खासकर जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब तबके का लोग अब हर जगह अर्जी लेके खड़ा है कि साहब हमारी सुनवाई कर लीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कानूनी खर्च देने के पैसे नहीं है, हमको कोर्ट कचहरी के वो नहीं है। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि किसी दलित की हत्या हो जाए या उसके साथ गलत हो जाए, जब तक दलित समाज आके चक्का जाम नहीं करे तब तक एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो आप बताइए, ऐसे में रामराज कहाँ से लाके लेने वाले हो आप? कहाँ से आएगा आप बताइए? वो तो संकल्पना क्या है? रामराज की संकल्पना ये है कि हर समाज, हर तबका एक साथ मिल के चले। अब उस राम राज्य में मुस्लिम भी शामिल है। मतलब आपकी व्यवस्था इतनी सुंदर हो, उसमें कोई जात पात भेदभाव कुछ न रहे, धर्म न रहे, कुछ न रहे, व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से रहे। अब उस संकल्पना को कहाँ चलाइएगा जब इस तरीके से घटनाएं पर डे हो रही हैं? डेली अखबार भरे पड़े हैं कि घटनाओं से
अगर आप इस हिसाब से कानून का डर नहीं दिखाओगे तो चीजें थमने वाली नहीं है। जी, अभी देखने को मिला सर, कानून की जिस तरह धज्जियां उड़ाते हुए तमाम लोग नजर आते हैं। अभी देखने को मिला कि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं तो आपका दायित्व भी है इस पे जवाब देना। जिस तरह अभी आगरा में जो करणी सेना का जो कार्यक्रम हो, उसमें जिस तरह सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तलवारों को लहराते हुए, और एक व्यक्ति का वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रदेश के जो भूतपूर्व में जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को गोली मारने की बात की जा रही है। ये हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं और ऐसी बातें क्यों जा रही है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? अगर आपको लगता है राम सुमन जी ने जो बयानबाजी की है उनके लिए आप जाइए कोर्ट कचहरी में, उनके ऊपर केस करिए, एफआईआर करिए, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं बार बार? नहीं ये तो देखिए, इलेक्शन है, आगे इलेक्शन आए वाले हैं और ये रिदम अब तोड़ना नहीं चाहते, मतलब मोमेंटम तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब दंगे फसाद और ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी तो अब इसको 2 साल खींचना है। मैं आप देखिए, ये जो सब चल रहा है टोटल राजनीति है। राजनीति इसलिए है कि आप और मुद्दों को देख लीजिए ना, कोई बेरोजगारी के लिए इतनी बड़ी रैली देखी है क्या? अभी दलित के ऊपर कुछ अत्याचार हो गए, इतनी बड़ी रैली दिखी क्या? नहीं देखी ना। किस लिए देखी है? दूसरी अब घटना को उन्होंने जिक्र करा दे रहा हूँ सर, हैदराबाद में ये अयोध्या में जो घटना घटी जिसमें 2 क्षत्रिय युवकों को जिस तरह कुचल जी के उनकी हत्या कर दी, तो ये करणी सेना कहाँ थी तब? तब तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं। नहीं, करणी सेना के नाम से कई संगठन चल रहे हैं। कई संगठनों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, कई संगठनों ने पार्टिसिपेट किया है, वो अपना बल दिखा रहे हैं और बल दिखा रहे हैं। उनकी भाई उनके राइट्स हैं, आप अपनी ताकत दिखाइए, वो कीजिए। और जिसने संसद में कहा उसने भी गलत कहा। आप राजनीति शुरू करोगे फिर राजनीति पे राजनीति होगी, उत्तर का प्रत्युत्तर होगा। लेकिन इससे जो व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, आप समझिए दंगा होएगा तो पुलिस विभाग में क्या दलित समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज या कि पुलिस डिपार्टमेंट में सब है, बेचारे वो खड़े रहते हैं धूप में व्यवस्था संभालने के लिए। तलवारें चल जाती, गोलियां चल जाती, पहले उनको छाती पे लेना पड़ता है। व्यवस्था ना ले तो सस्पेंड हो, और जान चली जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। हर तरीके से पुलिस को तो कितना बड़ा काम बढ़ जाता है इन सब चीजों से। तो आप समझिए, अच्छा उसमें कोई जाति विशेष के लोग नहीं है, हर समाज के लोग आते हैं, वो बेचारे झेल रहे हैं चारों तरफ से, व्यवस्था के नाम पे झेल रहे हैं और उनको व्यवस्था देनी है। तो ये चीजें हैं, अब क्या करें, राजनीतिक प्रेशर है। राजनीतिक प्रेशर में भी वो दबाव में काम करते हैं। आपको पता है थानों में क्या होता है, जिस जिस पार्टी की सत्ता रहेगी उसके प्रेशर हमेशा से ही रहे हैं पूरे भारत में। तो क्या लगता है सर कि संविधान को पढ़ाया न जाना और संविधान की जानकारी न देना आज बहुत कुछ देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह लोग संविधान की बातें नहीं मानते। अब देखने को मिला कि जो क्षत्रिय समाज के जो जिन लोगों ने और उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति की निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी है, आज वो जेल में जाएंगे, कानून तो उनको सजा देगा, उनके तो पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो आज भी शोषण में और जातवाद और छुआछूत में भरोसा रखते हैं? आपके आप जो क्षत्रिय, खास करके क्षत्रिय समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं देखिए, एक बात बताए, समाज क्षत्रिय यादव ने गोली चलाई या जिसने भी चलाई, आप समझिए अगर 5 बच्चों ने मिलके एक दलित को जला दिया या कुछ कर दिया, जिंदगी उनकी कटने वाली है जेल में। आप पे हत्या का मुकदमा चलेगा, आपका परिवार ना कोर्ट कचहरी में पैसे देते देते मर जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। हथियार उठाने से पहले ये बात सोच लेना कि आप करने क्या जा रहे हो, और ये चीज ध्यान दे दो कि कितना टाला जा सकता है। आप इस मेथड पे काम करेंगे कि मैं क्या इसको टाल सकता हूं, तो आप जिंदगी में सफल रहेंगे। और झगड़े को जितना बढ़ा के जाओगे आप उतना ही बेहाल चलोगे। सिंपल सी एक फार्मूला है, आप कोर्ट कचहरी से बचिए, पढ़ाई लिखाई मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि आप शिक्षा की तरफ जाइए, कानून पढ़िए, बहुत चीजें पढ़ने लायक है, आप उसको पढ़िए। इस तरीके से किसी पे अत्याचार करेंगे, किसी पे वो करेंगे तो अच्छा, ये एक माहौल है। आप विवेक जी देखो, शहरों में आते हो तो शहरों में जब रोजी रोटी का जुगाड़ समझ में आता है ना, कि जब आते हो 20 लोगों के बीच में एक अपनी परिचय और चीजें ढूंढनी पड़ती है, तो आपको समझ में आता है कि भाई हम अभी कितना समुंदर कितना गहरा है। लेकिन गांव में क्या है ना, काम है ना धंधा है।
आपस में बस कि वो क्षत्रिय है, वो पंडित जी हैं, वो यादव जी हैं, वो दलित समाज है, इनको ऐसे ठिकाने लगाना है, इनको ऐसे सुधारना है। इस चक्कर में बहुत नाश हो रहा है और उसमें मजा कौन लेता है? पॉलिटिकल पार्टियां, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों को मालूम है कि आप खाली बैठे हो। आपको सोशल मीडिया अब इतना बड़ा हथियार बन गया है कि सारा प्रोवोकेशन वहीं से हो रहा है और मुझे लगता है जिस हिसाब से चीजें कंट्रोल की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, एक दिन आप मुजफ्फरपुर के दंगे का ही देख लीजिए, पूरा दंगा ही सोशल मीडिया पे बेस्ड था। आगे भी अगर कुछ बड़ी वारदातें होंगी ना, तो सोशल मीडिया से ही होंगी, क्योंकि आजकल मुख्य मीडिया देख कौन रहा है? आप देख रहे हैं कि क्या हालत चल रही है मुख्य मीडिया की। टीवी कौन देख रहा है? सोशल मीडिया से सबके हाथों में मोबाइल है, मोबाइल पे आ जाता है, मोबाइल पे देख लिया और उसी से सब कुछ हो रहा है। आज इतनी बड़ी-बड़ी रैलियों का लोग बिना किसी कीमत के, बिना किसी पगार के, सैलरी के, आप ना लगातार को रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हो, आप प्रोवोकेशन के डाले जा रहे हो, वीडियोस डाले जा रहे हो, आप मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हो। आप कोई किसी को इतना नहीं समझ में आता कि आईटी एक्ट में क्या प्रोविजन है कि आपको एक फॉरवर्ड पे भी जेल है, लेकिन उनको नहीं पता है। उन्होंने वो धाराएं नहीं पढ़ी है, उनको उस कानून का ज्ञान नहीं है। जिस दिन अटक जाते हैं तब बोलते हैं वकील साहब बचाइए, तो मैं लटक गया, अब तो इसमें 7 साल की सजा है, इसमें 5 साल की सजा है, मुझे मेरी जान बचा लीजिए। लेकिन ये भाई देखो, अगर आप प्रवोक करोगे, आप अनवांटेड चीजें फैलाओगे, तो पुलिस एक दिन अपना काम करेगी, लपेट देगी तो फिर आप रोते फिरोगे, फिर दरवाजे भटको। इससे अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टियों का सिलेक्शन अपने विवेक से करें। आपको समझ में आनी चाहिए किसी घटना पे कि आग कौन लगा रहा है, इस घटना से क्या मिलता है, क्या आपको फलसफा क्या मिल रहा है, वो चीज देखने योग्य बातें हैं। और युवाओं को तो इतना समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हम आज इन सब चीजों में जाएंगे तो क्या हमारा हाल होने वाला है। जी, तो साथियों सर ने साफ तौर पे कहा कि बहुत सारी चीज़ों को हमको जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और फिर खोज करना चाहिए, क्योंकि हमको संविधान कहीं पढ़ाया नहीं जाता, संविधान के बारे में बताया नहीं जाता, तो तमाम कानून के हर जगह जानकारियाँ लेनी चाहिए बहुत। और ये सब इन सब मुद्दों में नहीं फँसना चाहिए कि हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा हो गया। युवाओं का मेन मुद्दा आज के दिन में बेरोज़गारी है, रोज़गार के लिए हाँ, तो इन सब मुद्दों पे तो चर्चा सर, करनी चाहिए। जी, जी। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आप 30 से 40 करोड़ मुस्लिम आबादी है देश में। आप कौन सा राष्ट्र अलग से बनाने वाले हो, या आप धर्म जात के नाम पे 28 से 30 राज्य बांटने वाले हो? ये तो स्वविवेक पब्लिक का भी समझ में आना चाहिए ना कि आप कहाँ लेके जा रहे हो। क्या ये अपना जब गणराज्य बना था, सब राज्यों को इकट्ठा किया गया था, तो क्या ये चीजें थी कि एक दिन हम टूट के बिखर जाएंगे? आज प्रांतवाद, भाषावाद, न जाने क्या चीजें, जातिवाद, इन सब चीजों से क्या होने वाला है? अगर आप टूट जाएंगे तो कोई रौंद देगा, ये बात आप समझ जाइए। 28 राज्यों में तो बड़ी-बड़ी शक्तियां लगी हैं और आपके इस झगड़ों को प्रवोक करने वाली देश की शक्तियां नहीं है, विदेशी शक्तियां हैं। आप भी जानते हैं कि बहुत चीजें संचालित विदेशों से होती है, फंडिंग होती है कि आप ये चीजें करो। कई पार्टियां छोटी-छोटी इन सब चीजों में लगती हैं और जिनको बाहर से पैसा आता है कि आप इस चीजों को बढ़ाइए। लेकिन जनता को समझना है ना कि आपको करना क्या है, किससे पीस जी। जा रही, किससे हारमोनी जा रही है। तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी थे और साथियों हम बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।